जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2017 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपके सीबीटी 2 का एग्जाम होता है उसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर, जीके, पॉलिटी या फिर हम संविधान की बात करते हैं तो इसका वेटेज होता है 50 प्रश्नों का। और बाकी अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो वहां से आपके 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि किस प्रकार के प्रश्न जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको आइडिया चल सके और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकें। तो अगर आपका स्कोर भी सीबीटी 1 एग्जाम में 60+ है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी प्रोफाइल है वहां पर जाकर के मुझे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेली आपको यहां पर लाइव टेस्ट मेरे द्वारा मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस भी देखते हैं तो उससे आपको वॉच टाइम मिलता है और उस वॉच टाइम का यूज करके आप 10% डिस्काउंट और ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो सिंपली आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां पर इन्विटेशन कोड यूज करना है KV10 और वहां पे जो भी आपको फ्री मटेरियल मिलेंगे उनका यूज आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, ये आपके एक करंट अफेयर का प्रश्न था कि इन अक्टूबर 2015 मोर देन 350 लैंडमार्क इन मोर देन 90 कंट्रीज वेयर लिट ब्लू। यानी कि सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2015 की बात है, उस समय 90 से अधिक देशों ने 350 से अधिक मील का पत्थर जो था उसको नीला किया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रंग है। तो अवसर क्या था, यानी कि किस अवसर पर इसको किया था, तो आपको पता ही होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को हमारे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो ये इसकी 17वीं वर्षगांठ थी। कौन सी 17वीं वर्षगांठ थी संयुक्त राष्ट्र के, और उसी अवसर पर बहुत सारे देशों के द्वारा ऐसा किया गया था। तो आसान सा प्रश्न था। बाकी ये सारी चीजें आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में जरूर याद रखनी है, क्योंकि सीबीटी 1 में भी यहां से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और सीबीटी 2 में भी यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर। यानी कि जो हमारे यहाँ का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू हुआ था 1986 में। कब? 1986 में लागू हुआ था। बाकी ये सारे पर्यावरण से जुड़े हुए आपके अधिनियम हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में आया था। जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम है जो कि 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम है जो कि 1980 में आया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम है जो कि 1981 में आया था। और ये मैंने आपको बताया है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में आया था। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछा गया था। तो करंट अफेयर वाले प्रश्न मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता चल सके कि करंट अफेयर आपको कितना पुराना पढ़ना है और किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्नों के ऊपर आपको यहां पर फोकस करना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि फरवरी 2016 में किस शहर ने भारत के 73 शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये आपका था मैसूर। बाकी पिछले 4 सालों से जो हमारा इंदौर है वह यहाँ पर शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में IRCTC के द्वारा जैसलमेर से जोधपुर को कवर करने वाली एक विशेष सेमी लग्जरी ट्रेन शुरू की गई थी। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम था डिजर्ट सर्किट। और ये भी आपके करंट अफेयर का ही एक प्रश्न है। फिर पूछा गया था कि कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास में कोस्ट लाइन है, यानी कि जो समुद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आसानी से आप इसको भी रख सकते हैं याद। गुजरात जिसके पास हमारी सबसे बड़ी तटरेखा है, उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य हो गए। और अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो एक तो आपका यहाँ पर अंडमान हो गया, उसके बाद में यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका पुडुचेरी है यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली। तो कुल मिलाकर के 4 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 हमारे स्टेट हैं जो कि यहाँ पर तट रेखा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि महाबोधि मंदिर परिषद जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ पर स्थित है? तो आसान सा प्रश्न था, ये आपको मिलेगा बिहार में, और ये जो परिसर है वह यूनेस्को के स्थलों की सूची में भी शामिल है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि नासा ने 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया था? तो आपको याद होगा जो इससे पहली वाली शिफ्ट हमने डिस्कस किया था उसमें पूछा गया था जूनो मिशन के बारे में, इसमें आपके मैसेंजर के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये था मरकरी के लिए, किसके? मरकरी यानी बुध के लिए इसे लॉन्च किया गया था 2004 में, और 30 अप्रैल 2015 को यह जो मिशन है वह समाप्त हो गया। फिर एक प्रश्न था आसान सा कि माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो है, तो ये किस देश में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा यूएसए में, यानी कि अमेरिका में जो वाशिंगटन राज्य है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। यूएसए के 2 ज्वालामुखियों के बारे में और पूछा जाता है, एक तो आपका है मोना लुआ, एक आपका है किलायू, जो कि आपको हवाई आइलैंड के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो आसान सा प्रश्न था, पहली अनुसूची कौन सी? जो हमारी पहली अनुसूची है वह भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारे संविधान की अनुसूचियाँ हैं, कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं, इनमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं इनके बारे में आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर का था कि दिल्ली के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो उस समय थी रीवा क्षेत्रपाल। कौन थी? रीवा क्षेत्रपाल। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मान लीजिए आपके पास में एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर में आप किसी फाइल को एक फोल्डर में क्या रख सकते हैं, यानी कि 2 फाइलें क्या आप एक फोल्डर में रख सकते हैं? तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आप इन दोनों फाइलों को एक फोल्डर में नहीं रख सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपकी कोई फाइल है जिसका नाम ए है और सेम आपके पास में एक और फाइल है उसका नाम भी ए है। इसके अलावा इनका जो फाइल टाइप है, यानी कि जो आपका फाइल एक्सटेंशन होता है वह भी बिल्कुल सेम है, तो आप इनको एक फोल्डर में नहीं रख सकते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे हैव द सेम नेम एंड और ऑफ द सेम फाइल टाइप। फिर एक प्रश्न आपका पूछा गया था जो कि आर्ट एंड कल्चर से था, और ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था। गंधार कला बौद्ध दृश्य कला की शैली से जो कि 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी सीई के बीच विकसित हुई, किस राजवंश के दौरान बड़े पैमाने पर फली फूली? तो जो हमारा कुषाण वंश था उसके जमाने में ये और ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। तो याद रखिएगा गंधार कला के बारे में, इसे हम लोग ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसे हम लोग COP21 के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका हुआ था पेरिस में। बाकी जो COP25 है ये आपका स्पेन में हुआ था। उसके अलावा COP26 की बात करते हैं तो ये आपके ग्लासगो में होने वाला है यूके के। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद ही रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकराइड चीनी का एक रूप नहीं है? तो गैलेक्टोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, फ्रैक्टोज की बात करें, तो ये सारे हमारे होते हैं मोनोसैकराइड। लेकिन अगर हम लोग माल्टोज की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है डाइसैकराइड। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा हमारा पॉलीसैकराइड भी होता है जिसमें आपके स्टार्च और सेलुलोज शामिल होते हैं। कौन सी चीज़ें? स्टार्च और सेलुलोज हमारा होता है पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट से ये प्रश्न पूछा गया था। फिर एक प्रश्न था कि किस राज्य में भारत की 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था आपका जम्मू कश्मीर में। ये भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न था। फिर एक प्रश्न पूछा गया UNITAR स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। तो फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। इसके बारे में बात करें तो 11 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं निखिल सेठ। कौन है? निखिल सेठ। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो नंदा देवी चोटी है वह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? तो नंदा देवी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 यानी कि गार्डविन आस्टिन जो कि आपको मिलेगी POK में, वह सबसे ऊंची है। कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम में मिलेगी, यह दूसरी सबसे ऊंची है। और तीसरी हमारी है नंदा देवी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली जियो स्टेशनरी जासूसी उपग्रह गाओफान को लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था यहाँ पर
चीन ने। किसने? चीन की यह एक सैटेलाइट है जो कि जासूसी के लिए उपयोग की जाती है। तो पहली बार इसको 2013 में लॉन्च किया था चीन ने। उसके बाद में गाओफान 1, 2 इस प्रकार से कई सारे अन्य सैटेलाइट चीन ने लॉन्च किए हैं। फिर एक प्रश्न था करंट अफेयर का था कि भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2015 में रेलवे के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया था। तो करंट अफेयर का प्रश्न था, ये आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न था कि भारत के मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मस्त का संचालन डैश डैश सौर वेधशाला में किया गया। तो इसका जो संचालन है वह आपके उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में किया जाता है, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। तो उदय सागर में आपको मिलती है फतेह सागर झील, और इसी फतेह सागर झील में उदयपुर सोलर वेधशाला का निर्माण किया गया है, जहां पे आपकी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप को ऑपरेशनलाइज किया गया था। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1976 में स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि दिसंबर 2015 में नासा का जो क्यूरियोसिटी मार्स रोवर है इसने डैश डैश की उपस्थिति को गोल किया, यानी कि उसके बारे में पता लगाया, जिससे वैज्ञानिकों को प्राचीन गीले पर्यावरण के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो ये आपका था सिलिका। तो ये भी आपके करंट अफेयर का ही एक प्रश्न था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2015 के सेंचुरी लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि बॉम्बेला देवी लैसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये आपकी आर्चरी की खिलाड़ी हैं, यानी कि तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। और अगर हम लोग आर्चरी विश्व कप की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो मणिपुर राज्य के खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी एक हमारे खिलाड़ी के बारे में पूछा गया था जो कि घेई करके नाम था, वे आपके गोल्फ के खिलाड़ी थे। तो खिलाड़ियों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न था कि क्रांतिकारियों की जो अभिनय भारत सोसाइटी थी किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइज किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अपने बड़े भैया के साथ में 1904 में। कब? 1904 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि सबसे पहले इन्होंने नासिक में मित्र मेला के नाम से इसकी शुरुआत की थी, बाद में 1952 में ये आपका हो जाता है भंग। तो ध्यान रखिएगा 1904 में बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। फिर एक प्रश्न था आपके संभवतः रीजनिंग का, ये प्रश्न है कि अकबुलू का जो अक्षर है इसको अगर आप लोग पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो किस देश की राजधानी बनेगी। तो अकबुलू से आप बनाएंगे काबुल। क्या बनाएंगे? काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। बाकी चाइना की आपको बीजिंग में मिलेगी, बहरीन की आपको मनामा में मिलेगी, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। टाइप ऑफ ए फाइल इन कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाई बाई डैश डैश, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में फाइल होती है उसको आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वह कैसी फाइल है। तो आपने देखा होगा कि अगर .3gp लगा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि यह वीडियो फाइल है। इसी प्रकार से .mp3 लगा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि यह आपकी mp3 यानी कि गाना वाना की फाइल है। इसी प्रकार से अगर आपके सामने .jpg लगा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि ये आपकी कोई फोटो है। तो फाइल एक्सटेंशन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फाइल एक्सटेंशन, जिससे हम लोग किसी फाइल को पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अजंता की जो गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में वह किस गोल्डन एज की गवाही देती हैं, यानी कि टेस्टिमोनी टू दी गोल्डन एज ऑफ डैश डैश इन इंडिया। तो ये हमारे बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। किससे? बौद्ध धर्म से ये सारी जुड़ी हुई हैं। और 1983 में यूनेस्को ने इसे अपने धरोहर स्थलों में भी शामिल किया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से था कि GUI क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कि अगर किसी गांव की जो पंचायत है, यानी कि अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो इसका चुनाव कितने समय में होना चाहिए। तो यहाँ पर भंग होने की डेट से 6 महीने के भीतर इसका चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि भंग होने के 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद। तो याद रखिएगा 6 महीने के बाद ये होता है। और पंचायती राज के बारे में आपको पता ही होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 है DPSP में, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया था।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह आपके जे टॉमसन ने की थी। ये आपको पता ही होगा, ईटा पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने। उसके बाद में पर का मतलब हो गया प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था। हालांकि प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन ने, यानी कि इन्होंने ही बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर आपका होता है न्यूट्रॉन, यानी कि नाचे, तो जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा परमाणु होता है इसके नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसकी बाहरी कक्षा में परिक्रमा करता है। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही था कि अक्टूबर 2016 में विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है किस तट के ऊपर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था अंटार्कटिका पर। कहां पर? अंटार्कटिका पर इसको बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का शुभंकर है? शानदार प्रश्न था ये। तो भोलू द एलिफेंट। क्या है? भोलू द एलिफेंट हमारे भारतीय रेलवे का शुभंकर है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो भारतीय रेलवे की 150वीं स्थापना दिवस थी 16 अप्रैल 2002 को। उसी अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। किसने बनाया था ये डिजाइन? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पर अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो एक हाथी होता है जो कि अपने हाथ में लालटेन यहाँ पर लिए होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पहला देश है जो कार्बन निगेटिव बना था। तो याद रखिएगा हमारा पड़ोसी देश है भूटान, जो कि दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है। और इन्होंने टारगेट ये भी रखा है कि 2030 तक हम अपने यहाँ पर 0 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी उत्पादन कर देंगे 0। तो ये सारे जो क्रांतिकारी विचार हैं वह पड़ोसी देश भूटान के हैं। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से था कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेलवे के साथ में समझौता किया था। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक। वैसे याद नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बागवानी रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य है जो कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक है या पूर्ण उत्पादन मूल्य की शर्तें भी रखता है। तो ये आपका था उत्तर प्रदेश 2015 में भी, और वर्तमान में भी है उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे अगर हम लोग फलों के उत्पादन में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में है शीर्ष पर। सब्जियों में कौन है? तो सब्जियों में आपका पश्चिम बंगाल है शीर्ष पर। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 प्रो रेसलिंग लीग का जो खिताब है किसने जीता। तो ये भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न था। उस समय जीता था मुंबई गरुड़ा ने। फिर एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार मान लीजिए एक कोई न्यायाधीश है, तो उसको अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है तो इसके यानी कि ये जो कार्य है वह कौन कर सकता है, यानी कि किसके पास में ये पावर है। तो ये पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होता है। बाकी उच्च न्यायालय से जुड़े ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। 216 में इसके गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 226 में जो मूल अधिकारों के लिए रिट जारी किया जाता है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत जारी करती है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जारी करती है। और अनुच्छेद 231 में यह बताया गया है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इनकी संख्या है 25। लेटेस्ट वाला कौन सा है? तो वो आपका है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। फिर एक प्रश्न पूछा गया बहुत ही आसान सा कि जब हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में आपका 1858 में आ जाता है एक एक्ट, और उस एक्ट के माध्यम से ये पहले वायसराय भी बन जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम वाली, उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने कहाँ पर 15वां जो आपका 15 अक्टूबर 2016 को जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 8वां वाला, इसकी अध्यक्षता की थी। तो भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था गोवा में। तो कहाँ पर हुआ था? गोवा में 2016 में हुआ। 2017 में आपके चीन में आयोजित हुआ। 2018 में दक्षिण अफ्रीका हुआ। 2019 ब्राजील, 20 में रसिया और 21 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से समानता क्या है। तो ये सेम टाइप का जो क्वेश्चन है वह आपके एनटीपीसी CBT 1 में भी पूछा जा चुका है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी और बैसाखी, यानी कि यहाँ पर 4 आपके त्यौहार दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें समानता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन चारों त्योहारों की बात करते हैं तो आपकी फसलों की कटाई से सभी ये संबंधित हैं, यानी कि ऑल द नेम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये सारे फसलों की कटाई से संबंधित हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि एक तरल ड्रॉप अपने कणों के आकर्षण के कारण सिकुड़ता है और सबसे बड़े संभावित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो यह फिनोमेनन क्या कहलाता है। सामान्य सा प्रश्न था। इसे हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम लोग पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उपग्रह हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है।
अच्छा, वह अपनी ऑर्बिट पे घूमने पर कितना समय लेता है? तो ये लेता है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में यह अपनी ऑर्बिट पर परिक्रमा कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2008 2009 में ये लागू हुआ था। तो इसके द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? हमारे मुख्य न्यायाधीश को हटा करके। तो इनकी संख्या की गई थी 30। बाद में 2019 में आपका एक और संशोधन होता है, इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर जजों की संख्या हो जाती है 34, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। तो याद रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर हम लोग चीफ जस्टिस को हटा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस को हटा करके इनकी संख्या थी 30। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि फूड चेन में, यानी कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन आपको देखने को मिलता है, या इनके बीच में किस प्रकार का अंतर है? तो याद रखिएगा, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये पौधों को खाते हैं। बाकी अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये पौधों को खाते ही हैं। इसके अलावा जो भी आपके डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं उनको भी ये लोग खाते हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में। इससे पहले कल या परसों ही आपके CBT 1 एग्जाम में पूछा गया था कि हमारी ये जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें से एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये मैंने आपको बताया था 10% जो एनर्जी है वह एक उपभोक्ता से दूसरे में ट्रांसफर होती है। फिर एक प्रश्न था आसान सा कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो उस समय भी थे अमिताभ कांत और इस समय भी हैं अमिताभ कांत। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा परत रेडियो संचार को संभव बनाता है? तो ये आपका होता है आयनोस्फीयर, जो कि आपको थर्मोस्फीयर में मिलेगा। तो ये हमारे रेडियो संचार को संभव बनाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि कोल्ड स्टोरेज में जो आपके फल रखे जाते हैं वे लंबे समय तक क्यों चलते हैं, यानी कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो इनके रेस्पायरेशन की प्रकृति होती है या जो इनके रेस्पायरेशन की स्पीड होती है, कोल्ड स्टोरेज में वह हो जाती है कम, इसीलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? तो चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो ये हानिकारक है ही। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा की बात करते हैं तो ये भी है। अनटचेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि छुआछूत की बात करें तो ये भी है। अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो आपका वयस्क मताधिकार है, इसकी बात करते हैं तो ये आपका हानिकारक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से क्या एक गैर खाद्य फसल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉफ़ी आपके खाने वाली है, ऑयल सीड्स भी है, शुगर केन भी है, लेकिन अगर हम लोग फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये एक नॉन फूड क्रॉप्स है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के संबंध में कौन सा कथन सच नहीं है? तो पहला कथन था कि इट्स ए टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि यह एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। इट्स स्ट्रेंथ वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन इट्स, यानी कि इनके बीच में जो गैप होता है उसके द्वारा इनकी जो स्ट्रेंथ है वह वेरी करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज, ये आपका बिल्कुल गलत है। पोलैरिटी यहाँ पर चेंज होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो जब आपकी स्पीड ध्वनि की गति से तेज हो जाती है तो इसे हम लोग सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना होगा, जिसकी गति 2.8 मैक है, यानी कि ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज़्यादा है। तो ये आपकी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाती है ब्रह्मोस। तो ये सारे आपके प्रश्न थे जो कि CBT 1 में पूछे गए थे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।